हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल आपके पास हैं। अकाउंट्स का पेपर आपका 31 तारीख को है और अकाउंट्स के पेपर में आपका एक चैप्टर जो कि 10 नंबर में आता है, हम बात कर रहे हैं उसी चैप्टर की। और इस चैप्टर का नाम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चैप्टर आता है और 10 नंबर की वेटेज का ये चैप्टर आपका आएगा। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा। कैश फ्लो को शुरू करने से पहले इसे मैं 2 पार्ट में आपको कराऊंगा। एक क्लास तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ और एक क्लास में आपको और दूंगा, तो आप बहुत ही ध्यान से इसे सुने। और जो बच्चे पहले मुझसे ही पढ़ चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, उन्हें थोड़ा सा एक रीकैप मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ाने का प्रोसेस, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, तो उन्हें अपनी सारी बातें एग्ज़ाम डेज में याद आने लगेंगी अगर कोई बच्चा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटे अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं, तो अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी है, जो हम सबसे पहला जो सेगमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, दूसरे नंबर पे हम जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड जो हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आराम से मेरी बात समझिएगा बेटे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बच्चा मेरे पास आए और कहे कि सर आपके पास कितने कैश हैं, आपके पास कैश कितना है, तो मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए नगद में रखे हैं। तो बेटे मेरा कहना यह है कि ये जो 2 लाख रुपए आपके पास रखे हैं, इस 2 लाख रुपए को देखकर आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मेरे पास ये 2 लाख रुपए कहाँ से आए हैं। किसी भी बिजनेस में पैसा आने के 3 सोर्स होते हैं। पहला, क्या पता मैंने ये जो 2 लाख रुपए हैं ये मैंने अपने बिजनेस से कमाए हो। नंबर 2, क्या पता मैंने अपनी कोई एसेट बेच दी हो, मैंने अपनी कोई मशीन बेच दी हो, कंप्यूटर बेच दिया हो, लैपटॉप बेच दिया हो, फर्नीचर बेच दिया हो, बिल्डिंग बेच दी हो, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी हो। तो मुझे तो नहीं पता ये 2 लाख रुपए कहाँ से आए। तो भाई हो सकता है बिजनेस एक्टिविटी से आया हो सकता है कोई एसेट्स बेच कर आया हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि मैंने ये 2 लाख रुपए किसी से उधार लेके रख लिए हो यहाँ पर। और हो सकता है ये 2 लाख रुपए वही हैं जो मेरे बिजनेस के बाकी पार्टनर्स ने या बाकी मालिकों ने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हो। तो यानी कि बेटे पैसा तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका सोर्स क्या है, वो पैसा आया कहाँ से है। तो अगर आपके पास पैसा आपकी डेली एक्टिविटीज से आया है, तो आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, जो आपकी बिजनेस की जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, उनसे आपके पास जो भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो यहां पर आता है। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई पैसा आता है या जाता है, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। अब आप कहीं पर जब कोई आप फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, तो आप ऐसा भी हो सकता है कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर दें। जैसे कि मेरे पास पैसे थे, मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो वहाँ पर प्लॉट खरीद लो। मैंने कहा नहीं यार, मैं प्लॉट नहीं खरीदना चाहता, मैं तो एक काम करूँगा, मैं तो रिलायंस के शेयर्स खरीद लेता हूँ। तो बेटे हम अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में भी पैसे आप लगा सकते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आप खरीद भी सकते हैं, और जब आपको पैसे चाहिए हो इन्वेस्टमेंट आप बेच भी सकते हैं। और देखिए जब आप इन दोनों की बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने खरीद ली, तो उस प्रॉपर्टी पर मुझे रेंट भी मिल सकता है, तो रेंट भी रिसीव हो सकता है। उसके अलावा जब मैं कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल सकता है। अगर मैं किसी को पैसे उधार देता हूँ तो इंटरेस्ट मिलता है, और अगर किसी के बिजनेस में पैसे लगा देता हूँ, इक्विटी कैपिटल में लगा देता हूँ, मालिक बनकर पैसे लगा देता हूँ, तो मुझे डिविडेंड मिलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर आप ये कहना चाहते हो कि जो मेरे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं, गुड्स खरीदना, बेचना, डेटर से पैसे कलेक्ट करना, क्रेडिटर को पैसे देना, ये जो नॉर्मल रूटीन का जो काम है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर मैं कोई एसेट खरीदूं, बेचूं, इन्वेस्टमेंट खरीद लूं, बेच दूं, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिल जाए, डिविडेंड मुझे मिल जाए, ऐसा कोई काम अगर मैं कर दूं, तो ये मेरा कहाँ पर आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। दो बात क्लियर हुई। अब आते हैं तीसरी बात पे। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? बेटे कभी कभी हमारे पास खुद पैसे नहीं होते तो हम किसी से ले लेते हैं, सीधी बात, उसको हम फाइनेंसिंग कहते हैं। कभी कभी हम अपने, जैसे हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी में हम पैसे शेयर होल्डर्स से ले लेते हैं, डिबेंचर होल्डर्स से ले लेते हैं, अपने बैंक से लोन ले लेते हैं। तो यानी कि जो हमारी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं या जो हमारी कैपिटल होती है वो हमारी यहाँ पर आती है। तो यानी कि आप मानकर चलिए यहाँ पर शेयर कैपिटल आता है आपका, चाहे पैसे इससे आए हैं तो प्लस हो जाएंगे, गए हैं तो माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से जो बेटे डिबेंचर्स होते हैं, लोन जो होता है, जो आप पब्लिक से लोन लेते हो, डिबेंचर हैं, बैंक लोन है, ठीक, किसी भी टाइप का, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे वो बैंक लोन हो या वो लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके का लोन है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सही है। उसके बाद अगली बात, अब बेटे एक बात बताओ, सर हमने ना लोन ले लिया। बेटे लोन ले लिया तो क्या लोन फ्री में मिलता है? नहीं सर, उसके बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बेटे हम जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो भी हमारा यहाँ पर आता है। सर एक बात बताओ, हम डिबेंचर वालों को तो इंटरेस्ट पे कर देते हैं, सर हम लोन वालों को क्या पे करते हैं? लोन वालों को भी इंटरेस्ट ही पे करते हैं। सर हम शेयर कैपिटल को क्या पे करते हैं? तो हम शेयर कैपिटल को पे करते हैं डिविडेंड, डिविडेंड पेड। तो जरा सुनिएगा, फिलहाल मैंने जितना लिखा है ना, हो सकता है उसमें से भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, इनमें से किसी आइटम का नाम दे दे और आपसे पूछे कि बताओ ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? इज इट क्लियर? तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं या मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो बेटे हम पहले क्या करते हैं, कायदे में तो सीक्वेंस में ये एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मैं सबसे पहले नंबर पे पढ़ाता हूँ हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दूसरे नंबर पे मैं पढ़ाता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और तीसरे नंबर पे मैं पढ़ाता हूँ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो आज भी मैं पहले आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ाऊंगा। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या पढ़ाओगे आप हमें? बेटे मैं सिंपल ये निकालना सिखाऊंगा कि अगर मैंने कोई एसेट खरीदी तो मेरे कितने पैसे गए, एसेट बेची तो कितने पैसे आए। क्योंकि ये सब बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं, कितने की एसेट खरीदी, कितने की एसेट बेची, कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी, कितने की इन्वेस्टमेंट बेची, ये सब चीज़ें मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन ने दी हुई नहीं होती। समझे बात? तो मुझे रिक्वायरमेंट तो किस चीज़ की है? रिक्वायरमेंट तो केवल इतनी है कि सर मैंने कितने की मशीन खरीदी मुझे ये बता दो, मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दूंगा। कितने की मशीन मैंने बेची, बेचकर मेरे पास कितना पैसा आया, सर मुझे वो बता दो, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा। बस बेटे पेपर में यहीं आपके साथ खेल खेला जाता है, कितने की एसेट आपने खरीदी, कितने की एसेट आपने बेची, ये आपको डायरेक्टली नहीं बताया जाता, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर। अब आते हैं आगे की बात पे। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो बेटा यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं।
मैंने आपको अभी बताया कि कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। बेटे मेरी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, आप ध्यान देना कंटेंट पे, जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मेरे फेस पे लाइट कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, अंधेरा आ रहा है, क्या आ रहा है? आपको बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। देखिए मेरे साथ बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ट्रेडिशनली एक ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है, अब कोई बच्चा एग्ज़ाम टाइम में कहाँ बैठा हुआ है, किस सिचुएशन में है, पता नहीं वो आ पाएगा कोचिंग पढ़ने, नहीं आ पाएगा, पता नहीं वो कुछ और रिवाइज कर रहा है, क्या पता वो मेरी ये क्लास देखकर उसके कुछ पॉइंट उसके रीकैप हो जाएं। तो मेरा पर्पस फिलहाल इस बात पर है कि आप कंटेंट सीखें, करेक्ट, इन कंपैरिजन टू इम्प्रूविंग माय वीडियो क्वालिटी। मेरा फोकस इस बात पर ज़्यादा है कि मैं आपको कंटेंट ज़्यादा बेहतर समझा पाऊँ। ठीक, तो आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मेरे फेस पे नहीं, इतना अच्छा है भी नहीं, देख के फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप बेटे कंटेंट पे ध्यान देना। अगर कंटेंट आपको समझ में आता है तो मेरा कराया हुआ सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज सब बेकार है। ठीक, मेरा चेहरा बहुत क्लियर आ रहा हो, एम्बियंस बहुत क्लियर दिखाई दे रही हो, लेकिन कंटेंट आपको कुछ समझ में ना आए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्रीन बढ़िया करके दिखनी चाहिए, सब साफ दिखाई देना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए मेरी बात। तो जरा देखिएगा बेटे, हम लोग बनाना शुरू करेंगे अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने ये चैप्टर शुरू करा और इसके अंदर मैं फिलहाल आपको बताऊंगा करनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बताऊंगा मैं आपको करनी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अब सुनिएगा, एग्जाम में आपको कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अभी इधर मत ध्यान दीजिएगा, आप इधर देखिएगा बस ध्यान से। आपको मिलेगा कि आपके पास 2019 में इतने की मशीन है, 2018 में आपके पास 5 लाख की मशीन थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बेटे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में लगाते जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और नीचे कुछ बताया होगा, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन 50,000 रुपये की जिसके ऊपर 20,000 का डेप लग चुका था, वो मैंने 26,000 में सेल कर दी। ये मान लीजिए दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन, एक बड़े क्वेश्चन के अंदर से मैंने काट के बाहर निकाला है, ये है। अगर आप इसको समझ जाते हैं, देखिए मैं कोशिश करूंगा आपको 2 क्लासेस में कैश फ्लो सिखाने की, इतनी हिम्मत मैं ऑनलाइन क्लास में ही कर सकता हूं बस। ऑफलाइन क्लास में चैप्टर कम से कम 15 दिन का है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि बच्चों ने थोड़ा बहुत पूरे साल में पढ़ लिया होता है, उन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, अब हम हिट कर रहे हैं एग्ज़ाम को। अब जो बच्चा कह रहा है मुझे कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं आता, तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं उसे 6 में से 6 नंबर दिलवाऊँ, ना मैं ऐसा कुछ क्लेम कर रहा, ना मैं कुछ करना चाहता। ठीक, 6 आउट ऑफ 6 तो बेटे उस बच्चे के आएंगे जिसने पूरे साल बहुत बढ़िया पढ़ाई करी है। लेकिन फिलहाल मेरे गाइडेंस देने से आपके 6 में से 6 नहीं आएंगे, तो ये बात पक्की है कि 4, 4.5, 5 तक तो आप पहुंच ही जाओगे। तो अगर 2 क्लास अटेंड करके आप 5 नंबर ले आते हो लॉन्ग क्वेश्चन में, और सपोज करो 4 नंबर का क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन आता है, उसमें भी आप 2-3 नंबर झटक लेते हो, तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। 2 क्लास करके आप 10 नंबर में से 7 या 8 नंबर तक पहुंच जाते हो, तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब जरा बेटे सुनिएगा बात ध्यान से। अब हमारे पास कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था। अब जब भी आपको पेपर में, ये बेटे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को नहीं आती चीज़ें, बिल्कुल नहीं आता जिनको, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन मिले तो पक्का है आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है वर्किंग नोट, ये आपको बनाने पड़ेंगे 2 अकाउंट। देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक तो जिसमें खाली मशीन अकाउंट बनाते हैं जब एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ होता, और एक होता है जिसके अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक तो मशीन अकाउंट बनाते हैं, साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, ये अकाउंट कब बनाते हैं? जब ये वाला बैलेंस गिवन होता है, जब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर गिवन होता है, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनाते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस फॉर्मेट को अच्छे से रट लीजिए।
बेटे मशीन अकाउंट जब भी आप बनाए, अच्छा मशीन की जगह फर्नीचर भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मशीन अकाउंट बनाए तो मशीन अकाउंट का ध्यान से सुनिएगा, मैं नंबर लिखता चल रहा हूं। पहले नंबर पे लिखिएगा ओपनिंग बैलेंस, दूसरे नंबर पे लिखिएगा क्लोजिंग बैलेंस। ईयर की स्टार्टिंग में जो बैलेंस होता है उसको ओपनिंग कहते हैं, एंड में जो होता है उसको क्लोजिंग कहते हैं। अब आइए एक्यूमुलेटेड डेप में। बेटे एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग बैलेंस इधर होता है और क्लोजिंग बैलेंस इधर होता है। तो पहले हमने क्या करा, इस अकाउंट के अंदर यहां से देखकर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिए। बेटे जो पिछले साल का बैलेंस है 2018 का बैलेंस है, तो वो हमारे लिए क्या है, ओपनिंग है। 19 क्या है, क्लोजिंग है। ठीक, पुराना वाला साल ओपनिंग, नया वाला साल क्लोजिंग। तो इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये ईयर शुरू हुआ था तो मेरे पास 5 लाख रुपए की एसेट्स थी, 5 लाख की मशीन थी, तो मैंने यहां पर लिख दिया 5 लाख। ठीक, तो ये हमने डाल दिया यहां पर। अगला आता है 5,50,000। जब ईयर एंड हुआ तो ईयर एंड होते होते मेरे पास 5.5 लाख की एसेट बची, 5,50,000 मैंने यहां लिख दिया, तो ये भी मैंने पुट कर दिया यहां पर। अब आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस मैंने यहां पर लिखा 1 लाख रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहां लिखा 1,70,000। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप बिलो एवरेज है ना, एक बच्चा जो पहली बार देख रहा है या जिसको बहुत कम आता है, भाई ये अकाउंट रट लो, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आगे आते हैं। अब आगे चलने से पहले आपको एक बात बता दूं, इन दोनों अकाउंट्स में से पहले इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, फिर इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब इस अकाउंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग डलने के बाद केवल 2 ही इंफॉर्मेशन आ सकती हैं। एक तो क्रेडिट साइड में आता है बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, कि मैंने पूरे साल में कितनी डेप लगाई, और डेबिट साइड में आता है टू मशीन डेप्रिसिएशन ऑन दी सोल्ड एसेट, बेची गई मशीन का डेप। पूरे साल का डेप इधर आता है और डेप ऑन दी सोल्ड एसेट इधर आता है। ये इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी एग्जाम के अंदर जरूर। तो यानी कि आप ये मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन नंबर 5 है और ये इंफॉर्मेशन नंबर 6 है। अब इन दोनों में से कोई एक, या तो 5 और या 6, या तो पूरे साल का डेप और या डेप ऑन दी सोल्ड मशीन, ये दोनों में से एक आपको दी हुई होगी। तो अब जरा पढ़ते हैं, यहां क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000। एक मशीन जो मैंने किसी जमाने में 50,000 की खरीदी थी, 50,000 कॉस्ट हो गई उसकी। एक्यूमुलेटेड डेप प्रोवाइडेड देयर ऑन, जिसके ऊपर अब तक मैं 20,000 की डेप लगा चुका, वो मैंने 26 में सेल कर दी। तो बेटे ये बताओ, जिस पर मैं 20 की डेप लगा चुका, तो ये जो 20,000 है ये क्या है, ये 20,000 है डेप ऑन दी सोल्ड एसेट। ये जो पूरे सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस बेचने के बारे में ही तो है कि 50,000 की मशीन थी जिस पर 20,000 का डेप लग चुका, मैंने उसको 26,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब ये जो 20,000 रुपए हैं, ये 20,000 रुपए हैं डेप ऑन दी सोल्ड मशीन, बेची गई मशीन का डेप है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक एरो से इन दोनों को कनेक्ट करा है। बेटे जितना भी डेप यहां पर आप लगाओगे, बेची गई मशीन का डेप, उसे उठाकर यहां लिख दोगे, सेम टू सेम 20 का 20। करेक्ट? तो हमने क्या करा सर, पहले ओपनिंग बैलेंस डाला, क्लोजिंग बैलेंस डाला, फिर इंफॉर्मेशन रीड करी। अगर उसने बोला है सोल्ड मशीन का डेप, तो बेटे सोल्ड मशीन का डेप मैंने यहाँ डाल दिया। सोल्ड मशीन का डेप डालने के बाद उसे वहां पर ट्रांसफर कर दिया। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और बात, सर आगे लिखा है कि वो मशीन मैंने 26,000 में बेच दी। तो बेटे जरा सुनना मेरी बात, फॉर्मेट अभी तक याद हो गया, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। इधर आना है डेप ऑन दी सोल्ड मशीन, इधर आना है डेप ड्यूरिंग द ईयर, और सोल्ड मशीन वाली डेप को यहां पर पहुंचा देना है। करेक्ट?
अब हमने मशीन जितने में भी बेची, हमने मशीन कितने बेची 26,000 में, जितने में भी बेची वो यहां लिख दो 26। अब बेटे सुनना, बेचने पर हमें नुकसान भी हो सकता है, हमें फायदा भी हो सकता है। अब हमें देखना है नुकसान हुआ है फायदा। बेटे एक बात बताओ, मशीन की कॉस्ट है 50,000 और उस पर हमने अभी तक उसकी पूरी लाइफ में उसके ऊपर 20,000 का डैप लग चुका, तो उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? उस एसेट की बुक वैल्यू है 30,000 रुपये। भाई 50 की चीज पर 20 का डैप लग चुका, तो वो चीज बच गई 30 की। तो 30 वाली एसेट को हमने सेल आउट कर दिया कितने में? हमने उसे सेल कर दिया 26,000 में। क्लियर? तो इसका मतलब हमें 4,000 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? हमें 4,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो मेरे बेटे ध्यान से देखना, तो लॉस हम इधर लिखेंगे और अगर बाई चांस हमें कोई गेन होता तो उसे हम यहां लिख देते। फिलहाल हमें कोई गेन हो नहीं रहा, तो जरा याद करो, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, डैप ऑन दी सोल्ड एसेट यहां पर और डैप ड्यूरिंग द ईयर यहां पर। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया? कितने में सेल आउट करा, कितने का लॉस हुआ, कितने का गेन हुआ। क्लियर? अभी मैंने ये अकाउंट भी बंद नहीं करा और अभी मैंने ये अकाउंट भी बंद नहीं करा। अब कायदे में पहले नंबर पे इस अकाउंट को बंद करना चाहिए। ठीक, इधर का टोटल आ रहा है आपका 1,90,000, इसे दोनों तरफ लिखा और 1 लाख माइनस करा तो क्या आ गया? 90,000। बेटे ये हो गई हमारी ड्यूरिंग द ईयर की डेप बैलेंसिंग फिगर। अभी सुनते रहिएगा बात बहुत ध्यान से। अब हम इस पर आए, हमने इसे भी क्लोज कर लिया दोनों तरफ से। ठीक है, इधर का टोटल करते हैं कितना आया। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 6 लाख, ये इधर का टोटल आ गया आपका 6 लाख। ठीक, इधर भी हमने लिख लिया 6 लाख और यहां पर ये हमारा निकल कर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 50,000 रुपए। करेक्ट? इसका मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 की मशीन खरीदी है और 26,000 की मशीन मैंने बेची है। ये खरीदी है और ये मैंने बेची है। अब बेटे इसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है? अगर हमें केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है तो आप सोचकर देखिए, इन्वेस्टिंग मतलब एसेट बेचकर कितने पैसे आए और एसेट खरीदने पर कितने पैसे गए। इन्वेस्टिंग का पार्ट केवल इतना होता है। तो खरीदने में 50,000 गए और बेचने में मेरे पास 26,000 आए। तो बस अगर आप इन दोनों को ही लिख देंगे, अगर आप इन दोनों को ही लिख दें, देखिए जरा, तो अगर मैं यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाऊं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स आपने कितने की खरीदी हैं? 50,000 की, तो पैसा गया होगा। और सेल ऑफ एसेट कितनी है? आप सेल ऑफ मशीन भी लिख सकते हैं। सेल ऑफ एसेट कितने की है? बेची है 26,000 रुपये में, 50 मेरे पास से गए और 26 मेरे पास आए, तो इसका मतलब 24,000 मेरे खर्च हो गए किस चीज में? इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे अगर माइनस में आ रहा है तो मेरे इतने पैसे यूज हुए, 24,000 रुपये किस चीज में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए एक बार, बेटे इस फॉर्मेट को जरूर याद कर लेना। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, डैप ड्यूरिंग द ईयर इधर आ गया, डैप ऑन दी सोल्ड मशीन इधर आ गया। दोनों में से कोई एक चीज आपको दी होगी। मान लो इस क्वेश्चन में डैप ड्यूरिंग द ईयर दे देता तो ये बैलेंसिंग फिगर में आती और हैंड टू हैंड ये ऊपर भी चली जाती। आई होप आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से एक लाइन जा रही है, तो मैंने इसको कनेक्ट करा हुआ है। करेक्ट? उसके बाद जितने में बेचा वो इधर, जितने में खरीदा वो इधर, लॉस इधर, गेन इधर। क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो हमने जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाई तो बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर ये निकला कि हमारे पास
50,000 रुपये तो हमारे पास से जा रहे हैं और 26,000 रुपीज़ हमारे पास आ रहे हैं। जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम में 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसको। देखिए एक क्वेश्चन और सामने आपके, ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक, पढ़ते हैं एक बार इसको। थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन अब बड़ा है हमारे सामने, ठीक। अब जरा देखिएगा इसमें हमें क्या करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, हमें अब क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें मशीन दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, गुडविल दे रखी है, पेटेंट्स दे रखी है, 4 एसेट्स हैं। नीचे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ डिवेंचर पर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे मुझे इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अगर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मुझे मिलता है तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है। और अगर मुझे देना पड़ रहा है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो वो होता है बेटे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। मैंने अभी आपको बताया था, क्लियर। तो अब तो इसका मतलब ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होंगी जो गार्बेज होंगी, बेकार होंगी, आपके कोई मतलब की नहीं होगी, कुछ ऐसी भी देगा वो इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इशूड 20,000। ठीक, अब बेटे तुमने जो इंटरेस्ट पे करा है बेटे ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट पे करना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसे मैंने यहां से कट कर दिया। ये गार्बेज इंफॉर्मेशन है, ये मेरे मतलब की नहीं है। यहां पर आगे चलता हूं। डिविडेंड रिसीव हुआ है बेटे, यहां इंटरेस्ट रिसीव हुआ था इन्वेस्टमेंट पर, और अब क्या रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो डिविडेंड रिसीव भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पे ही तो मिलेगा कुछ ना कुछ आपको। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, बेटे डिविडेंड जब हम पे करते हैं, पे किनको करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को। अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसका पार्ट है वो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है डिविडेंड पे करना, क्योंकि डिविडेंड पे करना भी किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर। उसके बाद नीचे कह रहा है प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस वॉज लेट आउट फॉर द कॉमर्शियल यूज, और उस पर हमें 50,000 रुपये का रेंट भी मिला है। ठीक, तो अब एक बात बताइए, अगर आपने एक प्रॉपर्टी लेकर उसे रेंट पे दे दिया तो उससे जो पैसे मिल रहे हैं वो भी तो आपकी इनकम है, वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। भाई आप सोचिए, कोई पर्सन गोल्ड खरीदना पसंद करता है, कोई सिल्वर खरीदना पसंद करता है, कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने पसंद करता है, और कोई क्या पसंद करता है, भाई मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, उसे किराए पे दे दूंगा, उस पर घर बना के किराए पे दे दूंगा, तो उससे भी जो रिटर्न आ रहा है वो भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। आगे आते हैं जी। अब आगे की अगर हम बात करें तो नीचे जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं थी जो ऊपर हैं चीजें। तो अब क्या करना है, मुझे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने पहले वर्किंग नोट बनाया यहाँ पर, ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया था ये बेटे तब बनाया था जब उसने नीचे मशीन खरीदने वरीदने की कोई बात करी थी, तो मैंने मशीन का अकाउंट बना लिया। लेकिन अगर सपोज करिए कि क्वेश्चन के नीचे मशीन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो मुझे इनके अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो मुझे केवल यहीं से देखकर पता करना है कि भाई कितना मैंने खरीदा या कितना मैंने बेचा। तो आप एक बात समझ गए होंगे, सपोज करो क्वेश्चन के अंदर भी मशीन के बारे में कुछ बोले और नीचे भी मशीन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, तो आपको अकाउंट बनाना चाहिए, अदरवाइज आपको अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। सिंपल सी बात है, किसी भी एसेट के बारे में। अब जरा इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं, और इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब डायरेक्ट बन जाएगी क्योंकि किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाऊं तो बेटे मुझे किसी भी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। तो इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हम बात करें तो बेटे जरा एक एक करके ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मशीन 2 लाख रुपीज से बढ़कर 6,20,000 की हो गई। मशीन इंक्रीज कैसे हो गई बेटे, मशीन में से मशीन थोड़ी पैदा हो जाती है,
आपने मशीन खरीदी होगी तो ही बढ़ी है। और ये बताओ जब तुमने मशीन खरीदी होगी तो तुम्हारे पास से पैसा तो गया होगा ना। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें देखना है कैश का क्या हुआ, कैश आया या कैश गया। तो कैश गया, मशीन आई लेकिन कैश तो गया। तो बेटे मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर और लिख दिया परचेज ऑफ मशीन। ठीक है जी, कितना, 2 लाख की मशीन अब 6,20,000 की हो गई। दैट मीन्स 4,20,000 रुपीज आपके पास से गए माइनस के। अगले पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट 80 से हो गई 240। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। अपने आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ी होगी, अगर आप अपने आप मान लेते कि नहीं नहीं सर अपने आप बढ़ गई होगी तो बेटे वो आपकी एक अजम्पशन है। हमारे सिलेबस के हिसाब से जब तक एसेट बढ़ रही है तो आप मानेंगे आपने वो एसेट खरीदी है, उसकी वैल्यू अपने आप नहीं बढ़ी। तो ये भी हमने खरीद ली, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने बेटे खरीदी है। 80 से हो गया 240, ठीक, कितना आ गया 160। तो ये भी 160 की मैंने खरीदी है, मेरे पास से पैसा गया होगा। तीसरा आता है गुडविल। बेटे ये बोर्ड का बड़ा फेवरेट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। गुडविल कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। मैं फिलहाल आपको बढ़ने की बात बता रहा हूं, कम होने की बात भी बताऊंगा जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ाऊंगा। मेरी गुडविल बढ़ गई। बेटे एक बात बताओ, किसी की गुडविल कैसे बढ़ जाती है? 2 तरीके से। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमने खुद जनरेट करी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम यहां पर नहीं दिखाते अपनी बुक्स में। तो यहां पर जो भी होती है ना, उसे आप मानकर चलो वो गुडविल मैंने किसी से खरीदी है, मैंने किसी का नाम उससे खरीदा है, गुडविल खरीदी है मैंने। तो मैं यहां पर जब गुडविल खरीदूंगा, पढ़ने का रीजन तो यही है कि मैंने खरीदी है। तो अगर मैंने गुडविल खरीदी है तो मेरे पास से तो पैसा गया होगा ना, आने की तो कोई बात ही नहीं है। 1 लाख रुपीज आया। चलिए बेटा, अब जो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी हम बात करें अगर पेटेंट्स की। अब जो पेटेंट है बेटे, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी एसेट की जिसकी वैल्यू डाउन हो रही है, तो आप वहां पर हमेशा मानकर चलेंगे कि उसे हमने डेप्रीशिएट करा है, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हुई है अगर वैल्यू कम हो रही है, जब कुछ और नहीं कहा। लेकिन अगर सपोज करो यहां पर पेटेंट की जगह लैंड होती, क्या होता, लैंड होता पेटेंट की जगह, तो बेटे लैंड की जो वैल्यू है अगर डिक्रीज हो रही है, तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं। तो लैंड के केस में हम मानकर चलते हैं कि लैंड को हमने सेल आउट करा है। तो अगर लैंड कम हो रही है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो आपने लैंड बेच दी। और अगर कोई और एसेट बिना किसी इंफॉर्मेशन के राइट ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब आपने वो एसेट पर क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाया है। अब 1,50,000 का डेप्रिसिएशन लगाए, और बेटे डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता। वैसे मैं आपको बता दूं, जब ये पेटेंट है तो पेटेंट पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या लगेगा, क्या बोलेंगे उसको, अमोर्टाइजेशन। और ये अमोर्टाइजेशन 1,50,000 रुपीज़ का बेटे अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के केस में कहते हैं, और अमोर्टाइजेशन टेंजिबल के केस में डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जब कोई एसेट इनटेंजिबल होती है, जैसे कि पेटेंट हो गई, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, तो उस केस में हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अब अगर हम और आगे बात करें तो ये 3 आइटम तो हमें यहाँ से मिल गई। अब नीचे क्या रहा था, इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, कितना है आपका 8,000 रुपीज़, ये हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको डिविडेंड भी रिसीव हुआ था, यहाँ पर डिविडेंड आपको रिसीव हुआ था 20,000, तो डिविडेंड भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, डिविडेंड। और डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है 20,000 रुपीज़ का, ये भी हमने ऐड कर लिया। और हमें जो रेंट मिला था वो रेंट भी हम ऐड कर लेंगे, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, 50,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर, करेक्ट। अब इन सब को जब आप प्लस कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर माइनस में ही आएगा। तो जब भी आंसर माइनस में आएगा तो मैं सामने लिख दूंगा कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी आपका आंसर आए। तो देखिए मेन बात ये समझ में आई आपको, यहाँ पर अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमने खरीदी है, घट रही है तो हमने उसके ऊपर डैप लगाया, और डैप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता, वो ऑपरेटिंग में आता है। लेकिन अगर सपोज करो लैंड की वैल्यू कम हो रही है तो लैंड हमने बेची है, यानी कि अगर किसी और एसेट की वैल्यू कम हो तो डेप्रिसिएशन, और लैंड की वैल्यू कम हो तो सेल आउट, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर मैं यहाँ पर पेटेंट की जगह लैंड लिख दूँ तो मैं ये मानूंगा कि शुरू में मेरे पास 1,50,000 की लैंड थी और उसके बाद मैंने क्या कर लिया, लैंड को परचेज कर लिया। एक और काम करिएगा, यहाँ पर मैं परचेज और सेल हटा रहा हूँ, परचेज सेल नहीं है यहाँ पर, ये गलती से मैंने डाला है। यहाँ पर आप लिखिएगा अप्रैल 1, 2019, और यहाँ पर आप लिखिएगा मार्च 31, 2018 या मार्च 31, 2019। क्लियर, सही। ये ओपनिंग वैल्यूज हैं, ये क्लोजिंग वैल्यू है। मैं अभी आपको परचेज सेल का क्वेश्चन नहीं सिखा रहा, मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग की बात समझा रहा हूँ बस, कि ओपनिंग बैलेंसेस मेरे ये थे, क्लोजिंग बैलेंसेस मेरे ये थे। पेपर में मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ थोड़ी सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक बेटे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत इजी होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बड़ा सिंपल होता है कि आपने अगर सपोज करो शेयर होल्डर्स से, शेयर कैपिटल से कुछ पैसे ले लिए तो ऐड कर दो, उन्हें वापस कर दिए तो माइनस कर दो, डिबेंचर से कुछ पैसे ले लिए तो प्लस कर दो, वापस कर दिए तो माइनस कर दो। और माइनस का क्या होता है, और क्या माइनस होता है, अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे कर दिया, अगर आपने कोई डिविडेंड पे कर दिया तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्लियर, डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव करना इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर, अब जरा देखते हैं यहाँ पर बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। 3 से 4 नंबर में बेटे, वैसे तो मोस्टली जो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उसके लिए कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए भी अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मेरे बेटे बिल्कुल ध्यान से, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए यहाँ लिखा है लॉन्ग टर्म लोन, शुरू में मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का लोन था और लास्ट में फिलहाल मेरे ऊपर 2.5 लाख का लोन है, और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 1 लाख रुपए के लोन को क्या कर दिया है, रीपे कर दिया है। देखिए मान लीजिए नीचे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, 1 लाख वाली इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं होती, तो हम कहते शुरू में हमारे ऊपर 2 लाख का लोन था, अब 2.5 लाख रुपए का लोन है, तो मैंने 50,000 रुपीज़ का लोन लिया होगा, तो मैं प्लस कर दूंगा उसको। अगर सपोज करिए उल्टा होता, इधर 2.5 लाख होते उधर 2 लाख होते, तो मैं कहता भाई पहले मेरे पर 2.5 लाख का लोन था, अब 2 लाख हो गया, तो क्या करा, पहले 2.5 था मैंने उसको रीपे कर दिया। और अगर सपोज करो बढ़ रहा होता तो मैं कहता मैंने लोगों से पैसा उधार ले लिया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर भी इंफॉर्मेशन है और नीचे भी इंफॉर्मेशन है, तो बेटे ऐसे में हमें बनाना पड़ेगा लोन अकाउंट, लोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और बेटे एक बात समझना, किसी भी लायबिलिटी का, ये एक लायबिलिटी तो है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब मेरे ऊपर शुरू में 2 लाख रुपए का लोन था, तो मैंने यहां लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए। लास्ट में मेरे ऊपर लोन है 2.5 लाख रुपए का, तो मैंने यहां लिख दिया 2.5 लाख रुपए। करेक्ट। अब आराम से सुनिए मेरे बेटे बिल्कुल अच्छे से, अगर मान लीजिए मैं लोन ले लेता हूं तो मैं यहां लिखूंगा बाय कैश, लोन टेकन। ठीक, और अगर मैं किसी के पैसे पे कर देता हूं तो पेड। लायबिलिटी अगर मैं और ले लेता हूं तो क्रेडिट में, मेरी लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट में और कम हो जाए तो डेबिट में। ऐसा क्यों बेटे, आप सबको पता है जो लायबिलिटी होती है उसका नेचर क्रेडिट होने का होता है, वो बढ़ेगी क्रेडिट में और घटेगी डेबिट में। अब नीचे लिखा है कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन
वापस कर दिया, रीपे कर दिया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक, अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। इसे क्लोज करने के बाद इधर का टोटल आ गया 350, 350 दोनों तरफ लिखा, 2 लाख माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1,50,000। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख रुपए का लोन मैंने लिया और 1 लाख रुपए का लोन मैंने वापस कर दिया। तो अगर मुझे इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा बेटा, इधर देखिएगा, इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन रेज्ड, लोन से पैसे उठाए मैंने, कितने पैसे उठाए 150, तो बेटे जो पैसा मेरे पास आया प्लस, माइनस लोन रीपेड, अगर मैंने लोन वापस कर दिया तो वो माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब 150 आए, 1 लाख वापस कर दिए मैंने, तो ये 50,000 रुपीज़, इसे मैं बोलूँगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप क्लियर है बात। बेटा ये वाली क्लास बिल्कुल ध्यान से देखना, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इसमें कराया इसमें से ही आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहना, मैं आपको कुछ छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें 1 नंबर के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और दूसरा मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा 6 नंबर का। ठीक, उसे मैं आपको करना सिखाऊंगा। ऑल्दो एक क्लास में कराना वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो करना आ जाए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, जो इस बार हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आना है एग्ज़ाम में, जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है कि पूरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें क्वेश्चन आएगा केवल ऑपरेटिंग बनाने का। ऐसा मुझे लगता है, मेरी तरफ से लगता है मुझे ऐसा, कि वो आपसे तीनों एक्टिविटीज़ नहीं बनवाएगा कि ऑपरेटिंग भी बनाओ, इन्वेस्टिंग भी बनाओ, फाइनेंसिंग भी बनाओ। मुझे लगता है वो आपसे बनवाएगा केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग का क्वेश्चन तो मुझे लगता है 6 नंबर में आएगा, और इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग या दोनों का मिक्स क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आएगा। ठीक, तो 4 नंबर में ये आ गया, 3-4 नंबर में ये आ गया, 3 नंबर में भी आ सकता है, ये 3 में आ गया। 3 में वैसे अब की बार अकाउंटिंग रेशोज़ की थ्योरी आ रही है, तो थोड़ा संभल के करेंगे। अभी मैं आपको अकाउंटिंग रेशोज़ की थ्योरी भी बताऊंगा जो 3 नंबर में आपके पेपर में आ सकती है, पूरी की पूरी डिस्कस करा दूंगा। आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस करके चले जाना, उसी में से अकाउंटिंग रेशो की थ्योरी भी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक से पढ़ते रहिए, जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए। डिबेंचर का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा ज़रूर करे। ग्रुप के ऊपर आपके चैनल के ऊपर पूरा का पूरा डिबेंचर का चैप्टर रखा हुआ है, वो कर लीजिए। ठीक, रिटायरमेंट ज़रूर करके जाइए, रिटायरमेंट और एडमिशन में से रिटायरमेंट ज़रूर करिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर ज़रूर करिए। जो मैंने आपको पहले भी एक क्लास दी है जिसके अंदर मैंने पूरा सैम्पल पेपर डिस्कस करा हुआ है कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आने, उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बेटे तैयारी करते रहिए मेहनत से। ठीक है, तो बढ़िया करके तैयारी करो, सही से अपना पेपर दे कर आओ, पेपर अच्छा होगा। एक बार जो पहले मैंने सैम्पल पेपर वाली क्लास बताई है, अगर कोई बच्चा बिलो एवरेज वाला है तो वो वाली क्लास ज़रूर देख लो कि वहाँ पर क्या प्लानिंग बताई है, क्या क्या करके जाना है। ठीक है, तो वो कर लोगे अगर चीज़ें, तो आपको पास होने का एक वे आउट ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बढ़िया करके आप पढ़ाई करें, बेस्ट ऑफ लक।